हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम। और टॉपिक रहेगा हमारा उत्तर वैदिक काल। इससे हर एग्ज़ाम के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक, जैसे कि हमने वैदिक काल के दौरान पढ़ा था, वैदिक काल कब से शुरू होता है अपना? 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल अपना, वो कहलाता है वैदिक काल। वैदिक काल को फिर हमने अपनी सुविधा के लिए दो भागों में डिवाइड किया। क्या 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, इसको बोला गया ऋग्वैदिक काल। क्या बोला गया इसको? ऋग्वैदिक काल। फिर 1000 से हमने डिवाइड किया 600 ईस्वी पूर्व तक काल, इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। क्या बोला गया इसको? उत्तर वैदिक काल। आज इसी उत्तर वैदिक काल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये उत्तर वैदिक काल हमें कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है? क्योंकि इस काल के दौरान तीन महत्वपूर्ण, क्योंकि ऋग्वेद की रचना उस समय हो गई थी। ऋग्वेद की रचना किस समय हो गई थी? आपके ऋग्वेद के काल के दौरान हो गई थी। और यदि हम ऋग्वेद के जो वेदों का संकलनकर्ता की बात करें, तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता हैं महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि, यदि महर्षि द्वैपायन, महर्षि दवे द्वैपायन की बात करें तो ये कौन है? ये वेदों के संकलन करता है। महर्षि द्वैपायन, जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी, ये वेदों के संकलन करता है। वेदों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 4 बताई थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक कालीन हैं, इसलिए इनको उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं भी बोला जाता है। इस समय देखिए आर्यों का जो विस्तार था, क्योंकि हमने वैदिक सभ्यता के दौरान देखा था, जो वैदिक काल हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल, उस दौरान हमने पढ़ा था कि आर्य कहाँ पर आकर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु क्यों बोला गया था? क्योंकि 7 नदियों के द्वारा सिंचित ये क्षेत्र था। कौन कौन सी? सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज और सरस्वती। इन सभी नदियों के द्वारा ये सिंचित क्षेत्र था, इसलिए इसको सप्त सिंधु क्षेत्र भी बोला गया था। तो उस क्षेत्र से अब इनका विस्तार किधर हो गया था? पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में इनका विस्तार हो गया था। पंजाब से ये लोग अब गंगा यमुना, क्या है? यमुना है। ये आपकी क्या है? यमुना। गंगा यमुना के क्षेत्र के द्वाब की तरफ इनका ये फैल गए थे। अब देखा कि हमने ऋग्वैदिक काल देखा था, तो ऋग्वैदिक काल के दौरान क्या था? आर्यों ने यायावर जीवन जिया था। कौन सा जीवन था? यायावर, यानी जंगलों में घूमते थे। अब इन्होंने व्यवस्थित जीवन शुरू कर दिया था, कृषि कार्य शुरू कर दिया था, पशुपालना भी शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, उन्होंने जिस स्थान पर रहना शुरू किया, उस स्थान को संज्ञा दी गई आर्यवर्त की। यानी भारत को प्राचीन समय में आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि भारत के प्राचीन जो वैदिक सभ्यता के दौरान भारत को क्या नाम दिया गया था? आर्य। उसी दौरान यदि हम हरियाणा के क्षेत्र की बात करें तो इसको बहुधान्यक और श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना गया था। वहीं कुरुक्षेत्र वाला जो स्थानेश्वर वाला एरिया है, इसको भी श्रीकंठ जनपद बोला गया था। इस समय की एक प्रमुख विशेषता और क्या थी कि इस समय के जो चित्रित धूसर मृदभांड थे, ये अस्तित्व में आए। और साथ ही यहाँ की जो प्रमुख विशेषता क्या बन गई थी? लोहा यहाँ की प्रमुख विशेषता बन गई थी, क्योंकि लोहे के बल पर ही यहाँ पर युद्ध लड़े गए। युद्धों के लिए क्या बनाए गए? हथियार बनाए गए, खेती के लिए हल बनाए गए। और इस लोहे के प्रयोग से ही जो आगे चलकर मगध साम्राज्य का जो है क्या होगा? विस्तार होगा, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां महाजनपदों के बारे में। क्योंकि इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद कौन सा काल शुरू हो जाएगा? आपका महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए ऐत्रीय ब्राह्मण, ये क्या है? ये ब्राह्मण, यदि हम उपनिषदों की ये एक तरह से देखा जाए, उपनिषदों के अंतर्गत आते हैं। और उपनिषदों की संख्या देखें तो कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या आपकी 108 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 108। पुराणों की संख्या बात करें तो 18 है, और वेदों की संख्या हमारी 4 है। वेदांगों की बात करें तो वेदांग हमारे 6 हैं। क्लियर?
बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक मेरे हिसाब से। तो अब देखो इसमें जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए क्षेत्र है आपका पूर्व, पूर्व को प्राची भी बोला जाता है। यहाँ पर जो शासन प्रणाली थी वो साम्राज्यवादी थी, तो यहाँ के जो स्वामी था उसको क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे। पश्चिम को प्रतीची बोलते थे, यहाँ स्वराज्य था, और स्वराज का जो स्वामी था उसको स्वराज बोला जाता था। उत्तर में उदीची, यहाँ का जो शासन पद्धति थी वो वैराज्य थी, विराट इसकी क्या थी, उपाधि थी। दक्षिण में भोज्य और भोज इसकी उपाधि थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राज्य था, और राज्य के अंदर राजा का शासन चलता था, और राजा को उस समय राजन भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, राजन भी बोला जाता था। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक कालीन स्थिति से निमंतर स्थिति हो गई थी। महिलाओं इतनी स्वतंत्र नहीं रह गई थी। महिलाओं के जो सभा में शामिल होने की जो सदस्यता थी उससे भी इसको वंचित कर दिया गया था। परिवार के अंदर भी महिलाओं का वो सम्मान नहीं रह गया था। उत्तर वैदिक के ग्रंथों में यदि हम देखें तो पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना गया था, और ये समाज जो था इस समय का समाज श्रेणियों में विभाजित हो गया था, और श्रेणियों के अंदर जो जातीय नियम थे वो जातीय नियम कठोर हो गए थे, और जो व्यवसाय था, व्यवसाय पहले जो कर्म मूलक होता था अब ये अनुवांशिक हो गया था। कैसा हो गया था, अनुवांशिक हो गया था। जो जाबाली और उपनिषद है इसमें हमें सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से, ब्राह्मण, कौन सा आपका आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, और आपका गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ, और उसके बाद सन्यासी जी। जो पहले 25 वर्ष हैं 100 साल का जीवन को मान करके, 100 साल के जीवन को मान करके पहले 25 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर उसको 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ेगा, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इससे मुक्ति पाने के संस्कार करने पड़ेंगे जैसे ही मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद मनुष्य 60 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन जिएगा। उसके बाद मानव क्या करेगा, उसके बाद मानव वानप्रस्थ जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा, और फिर उसके बाद ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगा अंतिम। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्षेत्रीय ब्राह्मण। जो ये तेत्रीय ब्राह्मण है, ध्यान रही, ये तेत्रीय ब्राह्मण है, क्षेत्रीय ब्राह्मण न रह करके ये तेत्रीय ब्राह्मण। तेत्रीय ब्राह्मण ये उपनिषद के ही पार्ट हैं के अनुसार ब्राह्मण सूत का, यानी ब्राह्मण लोग किसका यज्ञोपवीत धारण करेंगे, सूत का। क्षत्रिय लोग सन का धारण करेंगे, और वैश्य लोग ऊन का यज्ञोपवीत धारण करते थे। ये कौन से, तेत्रीय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, तेत्रीय ब्राह्मण के अनुसार ये लोग क्या करते थे, ये यज्ञोपवीत धारण करते थे। वहीं अथर्ववेद में मवेशियों की संख्या की वृद्धि के लिए क्या किया गया था भैया, सबसे प्रार्थनाएं की गई थी, तथा सबसे सर्वाधिक यहाँ से देखिए लौह युग, हमने जाना था कि ये लौह युगीन सभ्यता है, तो सबसे बड़ा लौह पुंज है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा एटा के पास है, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पर। वहीं पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर के प्रसिद्ध था, चर्चा में रहता था। लोहे का उपयोग बढ़ जाने के कारण खेती का विस्तार हुआ, इससे जो धन धान्य की से परिपूर्ण हो गए साम्राज्य, और इसी काल में फिर क्या बनता है आपका मगध साम्राज्य अस्तित्व में आएगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इस समय हल का प्रयोग बढ़ गया था, क्योंकि हल किसका हो गया था, हल लकड़ी का न होकर के, यानी दाव, लकड़ी वाले हल को क्या बोलते थे, दाव। अब हल को सीर कहा जाने लग गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि सीर किसे कहा जाता है, हल को कहा जाता है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन पाए गए हैं, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए। चित्रित धूसिर मर्दभांड, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है कि 24 बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल का भी उल्लेख मिला है यहाँ पर। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अन्न को क्या बोला जाता था, ब्रह्मा, और यजुर्वेद में हल को शीर कहा जाता था। ये पूछा जाता है कि हल को शीर किस वेद में कहा जाता था, तो यजुर्वेद में। अन्न को ब्रह्मा कौन से उपनिषद में कहा जाता था, तैत्तिरीय के अंदर।
इसी समय बात करें तो उस समय के जो प्रचलन में सिक्के थे उनको निष्क या शतमान कहा जाता था, शतमान। इसी दौरान कुछ संघों का भी निर्माण हुआ, जैसे वणिक संघ की बात करें तो इसमें गण या श्रेष्ठिन ये अस्तित्व में आ गए थे। तोल की भी मूलभूत इकाई क्या थी, कृष्णाल थी। यहीं पे रतिका तथा गुंजा भी कुछ ये तोल की इकाइयाँ थी। यदि हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। ऋग्वैदिक कालीन जो कबीलों का स्थान अब किसने ले लिया था, वो जनपदों ने ले लिया था। किसने ले लिया था, जनपद। यानी जनपद उत्तर वैदिक काल की क्या थी, एक मूलभूत सामाजिक इकाई थी। मूलभूत सामाजिक इकाई क्या थी, जनपद थी। इससे पहले देखिए क्या था, ग्रामीण जो ग्राम था, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। और जो अनेक गांव मिलकर के क्या बनाते थे, विष बनाते थे। और जो विष का स्वामी होता था उसको विषपति कहा जाता था। और कई विषों का समूह बनकर के क्या बनता था, एक जन बनता था। और उस जन, ये बहुत से विष जो होते थे, विष मिलकर क्या बनते थे, जन होते थे। और जन के अधिपति को जनपति कहा जाता था या राजा कहा जाता था। और कई इसी प्रकार से कई कबीलियाई संरचना थी। और कबीलियाई संरचना का जो क्या था, ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी का मतलब हॉरिजॉन्टल था, ये आपका क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था। यहीं पर आपको एक और युद्ध के बारे में भी पता चलेगा, जो कि 10 राग युद्ध था, जो कि भरत कबीले के जो राजा थे सुदास, उसने 10 राजाओं को हराया था। यहाँ पे देखिए राजा या राजन अधिक शक्ति संपन्न होने लग गए थे इस समय। सभा और समितियों के जो संस्थाएं थी इनका नियंत्रण भी कम हो गया था इस दौरान। ठीक है, अनेक दार्शनिक राजा इस समय सत्तारूढ़ आए, जिसमें विदेह के राजा जनक, के अशोकपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रभाण जबाली, ये प्रमुख राजा थे जो उस समय शक्तिशाली राजा बने थे। यदि हम सबसे पहले प्रमाणिक पुराण की बात करें तो वो है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है, मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जानते हैं, तो स्मृति ग्रंथ को हम इसको धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यदि उत्तर वैदिक काल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें हम, तो इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण और कौन कौन सी रचनाएं रची गई थी, इसमें उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं। आरण्यक की बात करें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल जो आरण्यक था वो वृहदारण्यक था। ये उपनिषद का ही पार्ट होते हैं। उपनिषदों को वेदांग भी बोला जाता है। इस काल में यदि क्या था, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, यानी ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस काल के सर्वाधिक सम्मानित जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी थी। मनु को प्राचीन भारत का क्या माना जाता है, कानून दाता माना जाता है। किनको, मनु को प्राचीन भारत का क्या माना जाता है, लॉ गिवर माना जाता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा का जनक माना जाता है। यानी भारतीय विचारधारा किससे मिलती है, सांख्य दर्शन से मिलती है। यानी भारतीय जो विचारधारा है वो किसका प्रतिपादन, किसको फॉलो करती है, सांख्य दर्शन को। यदि हम योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो वो थे पतंजलि महर्षि। कौन थे, पतंजलि महर्षि। यही काल अब आगे चल करके देखें तो ये काल जो है कर्मकांड आधारित काल माना गया था। यानी इसमें जादू टोनों पर सबसे ज़्यादा क्या हो गए थे, ये देखने को मिल गए थे। और जादू टोनों से संबंधित, जादू टोना हो गया, रोग निवारण हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, ये सभी आपके कौन से वेद में मिलते हैं, अथर्ववेद के अंदर, क्योंकि इस वेद की रचना इसी समय हुई थी। इस दौरान हमने बताया था कि एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध। ये पुरुषनु नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के भरतवंशी जो अपना गण था उसके राजा थे सुदास। उसने 10 राजाओं को पराजित किया था और वो नदी थी पुरुषनु नदी। वहीं पर यदि हम बात करें, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, भारतीय जो संगीत का जनक है वो किस वेद को माना जाता है, तो वो वेद हमारा सामवेद। कौन सा वेद है, सामवेद को क्या माना जाता है, संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, गद्य एवं पद्य ये आपका मिलता है यजुर्वेद। कौन सा मिलता है आपका, यजुर्वेद जो है वो दोनों में मिलता है। यजुर्वेद हमें दोनों में मिलता है। मैं कवि हूँ,
मेरी पिता वेद हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? किस मंडल में ये कथन मिलता है? तो ये मिलता है आपका 9वें मंडल में। 9वें मंडल के अंदर ये कथन मिलता है हमें। अच्छा, यहाँ पर देखिए, दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका पुरुषनी, अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने, पुरुषनी नदी के तट पर। 4 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? 4 वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? संहिता। संहिता बोला जाता है। चारों वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता। ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या कितनी है? यदि सूक्तों की संख्या बात करें हम, तो ये है आपकी 1028। वहीं पर यदि हम मंडलों की बात करें तो मंडल अपने रह जाएंगे 10। मंडल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। यदि हम इसको एक ट्रिक से भी देख सकते हैं, देखिए अपने दिशाएं कितनी? 10 दिशाएं, और पुराण कितने हैं? 18। 10 में 18 और जोड़ दे तो 28 हो गया। 10 28 10 28, तो सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? 1028। पुराणों के अगर इसमें हम उनकी बात करें अध्याय की, तो वो कितने थे अपने? 18। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है आपका? सोम देवता को है 9वां मंडल। 9वां, जो 9वां मंडल है वो इनको समर्पित है। ऋग्वेद में गंगा कितनी बार? ये वेदों के अंदर है, ध्यान रहे, ये वेद हैं। वेदों में गंगा का कितनी बार उल्लेख मिला है? तो वो मिला है 1 बार। वेदों में रुद्र शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? तो वो हुआ आपका 3 बार। रुद्र शब्द कितनी बार आया है? रुद्र शब्द आया है आपका 3 बार। वैदिक काल में यदि हम, जो योद्धा लोग होते थे, उन योद्धा लोगों को क्या कहा जाता था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ डालना भूल गया, योद्धाओं को क्या बोला जाता था? योद्धाओं को उस समय बोला जाता था सेनानी। क्या बोला जाता था? सेनानी। योद्धाओं को क्या बोला जाता था? सेनानी कहा जाता था। वेदों में रुद्र शब्द हो गया आपका। ऋग्वेद में अनस्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ये हुआ है आपका हल के लिए। किसके लिए हुआ है? हल के लिए। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? यदि पुराणों का रचयिता माने तो वो कौन है? लोमहर्ष या उग्रसर्वा, दोनों को हम क्या मानते हैं? पुराणों के रचयिता मानते हैं। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो वो आपका मत्स्य पुराण हो जाता है। रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, विवाह प्रेम या राजक्रम जैसे विधि विषयों से संपन्न ये अपना है कौन सा वेद आ जाता है? ये आपका अथर्ववेद आ जाता है। कौन सा वेद आ जाता है? अथर्ववेद आ जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें कि पुरुषों की कौन से मंडल में पुरुषों की बात की गई है, तो ये आपके पुरुष की बात की गई है आपके 6ठे मंडल के अंदर। ठीक है, दशराग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? वहीं पर यदि हम एक छोटे से और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अपना दशराग युग आया था, दशराग युद्ध, इस युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है? तो मंडल की बात करें दशराग युद्ध की, तो वो 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में है आपका? 7वें मंडल में पाया जाता है। ये युद्ध लड़े जाते थे, ये किन के लिए लड़े जाते थे? ये लड़े जाते थे गविष्टियों के लिए। गविष्टि, तो गविष्टि क्या होती थी? गविष्टि होती थी गायें। गायों के लिए ये युद्ध लड़े जाते थे। जमीनों के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। जमीनों के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। यानी गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पूछा जाता है गविष्टि शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो गविष्टि शब्द इस्तेमाल हुआ अपना गायों के लिए। आर्यों का समाज की बात हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। क्या था? आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। पितृ प्रधान समाज था। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलुप कहलाता था। और जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्री को क्या बोला गया था उस दौरान? अमाजु कहा गया था। अमाजु कहा गया था। और आर्यों के द्वारा प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। आर्यों के द्वारा कितने प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे? आर्यों के द्वारा प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। वो क्या थे? एक था आपका वास, अधिवास
और एक था आपका नीवी, या इसी को क्या बोलते थे, उष्णीय। उष्णीय उष्णीय ये 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे आर्यों के द्वारा, ठीक है। और इन सबके अंदर पहने जाने वाले जो कपड़े थे उनको नेवी, यानी वस्त्रों के नीचे जो वस्त्र पहने जाते थे उनको नेवी कहा जाता था। यदि आर्यों के मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, घुड़दौड़ थी, संगीत था, रथ दौड़ थी, या द्यूत क्रीड़ा थी, द्यूत क्रीड़ा। तो ये इनसे संबंधित हमने आज ऋग वैदिक काल से संबंधित जो अपना उत्तर वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे महाजनपदों के बारे में। तो जो भी साथी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से और आप वीडियो चाहते हैं, और जो भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।